नमस्कार। शाम के 6 बज चुके हैं। वक्त हो चुका है लोकतंत्र का। टाइम्स ऑन भारत के साथ इस वक्त आप हैं और जैसे जैसे मैं वहां से आके बोल रहा हूं मेरे चश्मे के ऊपर ये फॉग होता जा रहा है, तो इसको उतार के अपनी जेब में रख लेता हूं और आपको ये बताने के लिए यहाँ पर इस वक्त हैं कि चुनावों से जुड़ी हुई सारी खबरों के लिए आप बिल्कुल सही डेस्टिनेशन पर, सही जगह पर पहुंच गए। आज आपके लिए कुछ खास खबरें लेकर आ रहे हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव में सरगर्मी बढ़ी, एक बड़ी खबर आई है, उससे शुरुआत करेंगे, उस पर बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां पर एक समय में बड़े कद्दावर नेता हरक सिंह रावत का जो हश्र हो रहा है, ना इधर के रहे ना उधर के, उनकी जो हालत कर दी गई है उसके ऊपर भी आपको बताएंगे। और साथ ही साथ पंजाब की राजनीति में मुद्दे जो हैं वो किस तरीके से गरमाते जा रहे हैं। और आज ये भी अनाउंस कर दिया गया कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के कैंडिडेट जो हैं वो कहां से चुनाव लड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करवाएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से, क्योंकि उत्तर प्रदेश से चुनाव से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि अखिलेश यादव जो हैं वो चुनाव लड़ेंगे और खरहड़ कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, मैनपुरी की असेंबली सेगमेंट जो है, वहां से चुनाव लड़ेंगे। मैनपुरी कुल मिलाकर अगर आप देखें और समझें तो गढ़ रहा है समाजवादी पार्टी का। ये जो पूरा यादव बेल्ट है, इसके आसपास इटावा का अगर पूरा हिस्सा देखेंगे तो जो गढ़ है वहां पर पहुंच रहे हैं। तीसरे फेज में चुनाव होगा इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। यहां पर अभी जो सिटिंग एमएलए हैं वो 3 बार जीत चुके हैं, समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं। और कुछ और इंटरेस्टिंग बातें आपको बताता हूं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में। जो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये मुलायम सिंह यादव की कर्म भूमि के तौर पर जानी जाती है। मुलायम सिंह यादव ने अपनी पढ़ाई इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से करी थी और उसके बाद में वो एक स्कूल में अध्यापक भी इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बने थे। हालांकि मुलायम सिंह यादव ने उसके बाद जब बढ़े और मुलायम सिंह यादव यहाँ पे मैनपुरी से चुनाव लड़ा, पर खरहड़ कॉन्स्टिट्यूएंसी कहीं ना कहीं उनकी कर्म भूमि के तौर पर देखी जाती है। कहा यह जा रहा है कि जब ये पूरी कवायद चल रही थी कि अखिलेश यादव कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तो यहाँ से प्रस्ताव भेजा गया उनके कार्यकर्ताओं ने कि आप यहीं पर वापस आइए। तो अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो एक तो बात ये भी बढ़ती है कि सेफ सीट की तरफ जा रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आप इसकी कंपटीशन देखें तो पूर्वांचल की जो राजनीति योगी आदित्यनाथ कर रहे थे, अब उससे थोड़ा सा अलग हटके अखिलेश यादव दिखाई पड़ रहे हैं। अमित मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, अखिलेश यादव ने मन बना लिया है, खरड़ से चुनाव लड़ेंगे, कर्म भूमि है मुलायम सिंह यादव की, लेकिन कहीं ना कहीं लगता यह है कि एक सेफ सीट की जो तलाश थी वो खत्म हुई है। ये तो बहुत जबरदस्त स्ट्रॉन्ग होल्ड है, यादव बहुल इलाका है। जी हाँ, अगर आप बात करें इटावा, मैनपुरी, ये ऐसे इलाके हैं जो कि पूरी तरह से मुलायम सिंह परिवार का गढ़ माना जाता था। और मैनपुरी तो अगर आप कहें तो वो ऐसी सीट है जहां पर शायद नॉमिनेशन करने के बाद उनको जाने की दोबारा जरूरत ना पड़े, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में उनको पूरा प्रचार करना होगा। तो इसीलिए शायद ऐसी सीट खोजी जा रही थी जहां से कि एक बार नॉमिनेशन के बाद बहुत मुश्किल ना हो, ताकि पूरा फोकस जो है उत्तर प्रदेश में तमाम विधानसभा में हो सके। क्योंकि अखिलेश को और समाजवादी पार्टी को पता है कि बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि अखिलेश को उसी की सीट पर घेरने की। तो ऐसे में मैनपुरी की जो सीट है ये इसलिए सबसे सेफेस्ट माने जा रही है, कर्मभूमि है मुलायम सिंह यादव की, और पूरा अगर आप कहें तो पूरा मुलायम सिंह परिवार का गढ़ के तौर पर है। तो वहां पर मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मुश्किल होगी और शायद यही तलाश थी एक ऐसे सीट की जहां से वो आराम से निश्चिंत होकर नॉमिनेशन के बाद पूरे प्रदेश में अपना फोकस करें और चुनाव जीत पाए। तो लेकिन हालांकि ऐलान होना बाकी है, लेकिन अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी है अमित, वो कहीं ना कहीं कहेगी देखिए हमारा इंपैक्ट है। हम लगातार ये पूछ रहे थे मुलायम सिंह अखिलेश यादव से कि चुनाव कहां से लड़ेंगे, अब वो लड़ तो रहे हैं चुनाव, चाहे योगी आदित्यनाथ हो चाहे अखिलेश यादव, दोनों ने एक सेफ सीट चुन ली है अपने लिए। अब तीसरा सवाल ये उठेगा कि क्या प्रियंका गांधी भी कूदने वाली है चुनावी मैदान में? जी हाँ, ये सही सवाल किया, क्योंकि अगर आप बात करें चेहरे की बात तो ये कांग्रेस भी प्रियंका गांधी को चेहरे को आगे करके लड़ रही है। और खास करके जब ऐसे वक्त पर जब सीधे मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी में थी, तो जो दोनों मुखिया थे ये बहुत जरूरी था। देखिए, योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने के बाद ये बहुत जरूरी हो गया था कि अखिलेश को चुनाव मैदान में उतरना पड़ रहा था, क्योंकि अगर वो नहीं उतरते तो ये संदेश जा रहा था कि शायद पहले से ही अखिलेश को भरोसा नहीं है पार्टी की जीत का। तो वो चुनाव में उतरे हैं। और तीसरा चेहरा अगर आप बात करें तो प्रियंका गांधी का है। हालांकि प्रियंका गांधी और कांग्रेस बहुत पीछे है, लेकिन ये उम्मीद जरूर, ये सवाल जरूर अब लोग उनसे पूछेंगे कि जब अखिलेश योगी है मैदान में तो अपनी पार्टी के चेहरे के तौर पर आप भी क्या मैदान में उतरेंगी। और अगर मुझे लगता है अगर वो उतर जाती हैं तो ये अपने आप में बहुत जबरदस्त मुकाबला होगा, लेकिन जिसकी संभावना बहुत कम है। देखना होगा पार्टी किस तरह से इस पर रिएक्ट करती है कांग्रेस पार्टी। ऐतिहासिक तो ऑलरेडी हो चुका है अमित।
कभी भी पिछले 15 सालों में हमने देखा नहीं कि कोई मुख्यमंत्री खुद चुनाव मैदान में उतरा हो। योगी आदित्यनाथ ने की शुरुआत और अखिलेश यादव भी खुद कूदने वाले हैं, तो जबरदस्त मुकाबला होने की उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमसे जुड़ने के लिए और हमें सब जानकारियां देने के लिए। अब मैं आपको उत्तराखंड लिए चलता हूं, वहां से एक अहम खबर हमारे पास आ रही है, एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे पास आ रही है। कैसे वक्त पलटता है और एक वक्त के कद्दावर नेता कहां पहुंच जाते हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले आपको बताते हैं। हरक सिंह रावत वाली एक खबर आपको हम बता रहे हैं। हरक सिंह रावत जो कुछ दिन पहले तक भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड सरकार में मंत्री होते थे, उससे बड़ी सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है। हरक सिंह रावत को कांग्रेस में जाना भी अब मुश्किल लग रहा है। हरक सिंह रावत से राहुल और सोनिया गांधी दोनों ही नहीं मिले हैं। पुष्कर धामी, हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि हरक सिंह रावत निराश होकर पुष्कर धामी को 3 बार फोन कर चुके हैं। पुष्कर धामी ने अभी तक उनका फोन नहीं उठाया है। साथ ही साथ वो भी हरक सिंह रावत से मिलने को तैयार नहीं है। हरक सिंह रावत अब ये ही विनती लिए बैठे हैं कि भैया मुझे भी चुनाव का टिकट मत दो, बस मेरी बहू को चुनाव का टिकट दे दो। अब लेकिन लग रहा है कि जो दल बदलू नेता जो हैं, इनके लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक कुछ सहमति बनती दिखाई पड़ रही है लगता है। और रंजीता मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है, रविकांत भी जुड़ रहे हैं। रंजीता, क्यों नहीं मिल रहे राहुल गांधी भी? एक जमाने में तो हरक सिंह रावत एक बहुत बड़े कद्दावर नेता होते थे, आज उनकी हालत ऐसी हो गई है कि कोई उन्हें अपनी पार्टी में ज्वाइन नहीं कराना चाहता। तो कुछ सहमति बन गई है क्या बीजेपी और कांग्रेस में उत्तराखंड में कि कोई भी दल बदलू नेता होगा तो उसका हश्र ऐसा ही होगा? देखिए, हरक सिंह रावत की जो स्थिति हो गई है उसको देखकर यही लगता है कि राजनीति में कब आप अर्श से फर्श पर चले जाएंगे इसका अंदाजा खुद नेता नहीं लगा पाते हैं। हरक सिंह रावत उत्तराखंड के वो कद्दावर नेता जो 2016 में कांग्रेस की सरकार गिराने में अहम भूमिका जिसने निभाई थी। कहा जा रहा था कि हरीश रावत अगर किसी नेता के बयान से या किसी नेता के प्रभाव से अगर जो सबसे ज्यादा घबराते थे हरीश रावत, तो वो हरक सिंह रावत। और 2016 के बाद जब वो बीजेपी में शामिल हुए तो बीजेपी भी में एक ऐसे कद्दावर नेता के तौर पर उनकी गिनती की जाती थी कि वो सरकार में किसी भी काम को लेकर वो न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि दिल्ली में भी दबाव बनाने में कामयाब हो जाते थे। अगर उनकी बात उत्तराखंड में नहीं सुनी जाती थी तो वो दिल्ली तक अपनी बात पहुंचाते थे और यहां से भी उनका काम होता था। आप समझ सकते हैं कि किस कद के नेता थे वो। और बीजेपी से बेदखल होने के बाद जिस तरह से उनकी स्थिति आज हो गई है, रविवार को उनको 6 साल के लिए बीजेपी से निलंबित किया गया और उस दिन से लेकर आज तक अगर हम रोज हरक सिंह रावत से बात करते हैं और उनसे जो जानकारी निकल कर आती है वो सिर्फ फोन में टकटकी लगाए बैठे हुए हैं कि कब कांग्रेस आला कमान का फोन उनके पास आए, कब उनके पास मैसेज आए और वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाए। कल तक 3 टिकट बीजेपी में मांग रहे थे, लेकिन आज कांग्रेस में 1 टिकट से भी संतोष करने के लिए मैं रविकांत को भी लेकर इस पूरे डिस्कशन में लेकर आना चाहता हूं, पर उससे पहले एक खबर और अपने दर्शकों को बता दें। जिस तरीके से रंजीता बता रही थी कि कहीं ना कहीं सहमति बनती दिखाई पड़ रही है। और रविकांत, मैं आपसे भी ये समझना चाहता हूं कि जो हरक सिंह रावत वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अभी वहां पर अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी करी है, उसमें हरक सिंह रावत वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी को छोड़ दिया है, तो क्या दरवाजा खोल के थोड़ा रखा हुआ है, सबक सिखाना चाहते हैं, या क्या हो रहा है अभी जहां तक हरक सिंह रावत का सवाल है? देखिए अंकित, हरक सिंह रावत के बारे में एक बहुत दिलचस्प जानकारी है कि वो 7 बार विधानसभा का चुनाव लड़े और कभी भी एक सीट से उन्होंने दोबारा चुनाव नहीं लड़ा। यानी 7 बार चुनाव लड़ा और 7 अलग अलग विधानसभा सीटों से चुनाव लड़कर वो विधानसभा पहुंचे। और भारतीय जनता पार्टी ने जो गलती उत्तर प्रदेश में की वही गलती वो उत्तराखंड में नहीं करना चाहती थी, क्योंकि 5 साल मंत्री रहने के बाद अचानक मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया जाए और भारतीय जनता पार्टी को कोसों की सरकार ने गरीबों और दलितों के लिए कोई काम नहीं किया। यही काम उत्तराखंड में होने वाला था, लेकिन पार्टी चौकन्ना थी। इससे पहले कि हरक सिंह रावत बीजेपी को धोखा देते, पार्टी ने उनको सबसे पहले मंत्रिमंडल से बर्खास्त कराया और उसके बाद पार्टी की सदस्यता से बाहर निकाल दिया। अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक पहले वो भारतीय जनता पार्टी में 3 सीटों की बात कर रहे थे, बीजेपी ने सिरे से मना कर दिया।
दिया। उसके बाद वो 2 सीटों पर आए, बीजेपी ने उसको भी नहीं माना और अब ऐसा लगता है कि अंदरूनी तौर पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कोई ऐसी साठगांठ हो गई है कि दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने ये तय कर लिया कि हर बार ये किसी पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी करते हैं, तो ऐसे में इनको थोड़ा सबक सिखाया जाए, कोई पार्टी इनको ना ले। बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत हमसे जुड़ने के लिए। रंजीता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। देखिए, ये एक एग्जाम्पल है बहुत सारे लोगों के लिए कि जो अगर आपको लगता है कि आप राजनीति में कुछ भी, आप इतने बड़े नेता हैं कि आप दल बदल के लोगों का पूरा फ्यूचर तय कर सकते हैं, कभी कभी राजनीति ऐसे मोड़ लेती है कि आपका खुद का जो फ्यूचर है वो अंधकार में चल जा सकता है। हरक सिंह रावत एक एग्जाम्पल है, लेकिन राजनीति ने यह भी सिखाया है कि कभी किसी को राइट ऑफ, यानी कि किसी का परमानेंट ये मान के चलना चाहिए कि वो खत्म हो गया, ऐसी बेवकूफ़ी करनी नहीं चाहिए। अब देखते हैं हरक सिंह रावत का अगला खेल क्या होता है। चलिए, क्योंकि मैं चंडीगढ़ में हूं तो आपको सीधे पंजाब की राजनीति में लिए आता हूं। यहां पर जबरदस्त लड़ाई चल रही है मुख्यमंत्री चन्नी और ऑपोजिशन के बीच में। उनके ऊपर जो ईडी की रेड हुई उससे कहीं ना कहीं चन्नी साहब की साख पर बट्टा जरूर लगा। वो जो बड़े बड़े नोटों के बंडल की जो फोटो है वो वायरल हो रही है, उससे चन्नी साहब के जो एक इमेज थी आम आदमी की, उसके ऊपर ज़रूर दिक्कत हुई है। उसी का फ़ायदा अब आम आदमी पार्टी उठा रही है, कहती है कि ये आम आदमी नहीं बेईमान आदमी है। और आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी जो सैंड माइनिंग यानी कि रेता की जो माफिया होता है उससे जोड़कर इस पूरे इसको रख दिया है। अब उनके भतीजे का नाम इसमें ज़रूर है। कांग्रेस इसको डिफेंड ज़रूर कर रही है, कह रही है कि ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है, ये बदले की राजनीति है। लेकिन यहाँ पर कम से कम जनता के बीच में इसका जो असर है उसको लेकर मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी डरे भी हुए हैं। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। रोजगार, किसान, ड्रग्स, कानून व्यवस्था, दलितों से जुड़ी समस्याएं, ये हैं पंजाब के अहम मुद्दे। लेकिन इन सब को छोड़कर पंजाब में बात किस मुद्दे पर हो रही है? ईडी की रेड। ये हुआ कैसे? सबसे पहले पूरी क्रोनोलॉजी समझिए। चन्नी के रिश्तेदार के घर ईडी की छापेमारी हुई, 10 करोड़ रुपए कैश मिले। चन्नी ने इस छापेमारी को लेकर ईडी पर आरोप लगा दिया। चन्नी के आरोप का ईडी ने जवाब भी दिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने मौका देखते हुए चन्नी पर निशाना साध दिया। और अब पंजाब में चन्नी के रिश्तेदार के घर हुई ईडी की रेड बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। और जिस तरह से चरणजीत सिंह चन्नी और अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे पर एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं, ये लड़ाई कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी होती जा रही है। अब ये कैसे हुई, पूरी कहानी समझिए। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदार भूपेंद्र सिंह हनी के घर ईडी की रेड के बाद चरणजीत सिंह चन्नी ने ईडी पर ही आरोप लगा दिया। मैं जे प्रधानमंत्री की फेरी के टाइम लोगों के नाल खड़ा होया तो जे मेरे तो बदला लिया जा रहा है। ये सारा कुछ कहा गया है इंटेरोगेशन वालों के ने। मुझे यही खबर मिली है कि उन्होंने सबसे पहले भी यहीं से बात शुरू की और ख़त्म भी यहीं करके गए कि किसी तरह भी ना इलेक्शन लड़ने देंगे किसी को। चरणजीत सिंह चन्नी ने सीधे सीधे ईडी पर बदले की कार्रवाई करने का आरोप लगा दिया। चन्नी ने आरोप लगाया तो ईडी का जवाब भी आया। ईडी ने प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू हुई। जांच में अवैध खनन का पता चला। जांच के बाद एक्शन लिया गया। रेड के बाद मनी लॉन्ड्रिंग का पता चला। अभी तक यह मामला चन्नी वर्सेस ईडी था, लेकिन इसके आगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट आया। अरविंद केजरीवाल ने ईडी की कार्रवाई की तस्वीर के साथ लिखा, यह आम आदमी नहीं बेईमान आदमी है। और यह लड़ाई फिर चन्नी वर्सेस केजरीवाल हो गई, यानी कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी। केजरीवाल जी इन्हां दे साले दे मुंडे नूं फड़िया गया। आ मेरे पास है। करप्शन ब्यूरो टुडे अरेस्टेड ए किंग ऑफ दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। 18 की खबर है। विनय बंसल इन कनेक्शन विद alleged irregularities in road and sewer development works by Public Works Department. Vinay Bansal is the son of Kejriwal's deceased brother-in-law Surinder Kumar Bansal.
मैं चन्नी साहब से पूछना चाहता हूँ 10 करोड़ रुपए आपने कहाँ से कमाए? पहली चीज़, अगर एक रिश्तेदार के घर 10 करोड़ रुपए, इतनी सारी प्रॉपर्टी के कागजात, गाड़ियां मिल रही हैं, तो बाकी परिवार ने कितना कमाया? चरणजीत सिंह चन्नी ईडी की रेड को लेकर बार बार खुद को पाक साफ बता रहे हैं, साथ ही इस रेड को बदले की कार्रवाई बता रहे हैं, ईडी पर ही निशाना साध रहे हैं। और इधर अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी चन्नी पर टारगेट कर रही है। तो घुमा फिराकर अब ये पूरी लड़ाई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बड़ी राजनीतिक लड़ाई में तब्दील हो गई है। लेकिन चन्नी इसी बहाने ईडी के जरिए बीजेपी को भी घसीट रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। अब देखना ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा, बड़ा ही उत्सुक हूं मैं इस बात को जानने के लिए कि जनता को क्या इसका फर्क पड़ रहा है। क्या करप्शन का ये जो टैग चिपकेगा या चिपकने की कोशिश करी जा रही है, उससे क्या कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी आने वाले समय में? ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। अब बाकी जो मुद्दे हैं जनता के, उनसे अलग इन्हीं मुद्दों के ऊपर चुनाव अगर चला जाए तो पार्टियों के लिए आसानी हो जाती है थोड़ी। चलिए, आज पंजाब से एक दूसरी जो बड़ी खबर थी वो थी भगवंत मान, जो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के कैंडिडेट है, वो चुनाव कहां से लड़ेंगे। धुरी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है पंजाब में संगरूर में आती है, जहां से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वहां से भगवंत मान के नाम का अनाउंसमेंट हुआ। अब ऑपोजिशन कह रही है कि देखिए सेफ सीट पर भगवंत मान चले गए हैं, लेकिन धुरी के अनाउंसमेंट के बाद वहां पर कांग्रेस का भी सिटिंग एमएलए है और 2012 से कांग्रेस उसको हारी नहीं है। मैंने भगवंत मान से बात भी करी और उनसे ये सवाल पूछे कि क्या आप सेफ सीट की तलाश में धुरी जा रहे हैं। भगवंत मान का नाम कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री कैंडिडेट के तौर पे अनाउंस किया था और उन्होंने बताया था कि 2 दिन में पता चल जाएगा कहां से आप चुनाव लड़ने वाले हो। धुरी से अब आप एमएलए बनने वाले हो, संगरूर से एमपी, धुरी से एमएलए बनने वाले हो। जी, धुरी के लोगों ने जितनी बार भी हमने कहा, जितनी बार भी हमने उनको पुकारा, उन्होंने डबल ट्रिपल प्यार दिया। 2014 में धुरी हम 30,000 से ज़्यादा मतों से जीते थे और 2017 में बिल्कुल 1500-1600 के मार्जिन से रह गए थे हमारे कैंडिडेट जो थे। 2019 में फिर 30,000 से जीते, क्योंकि वहाँ एमएलए जो हैं उनकी जो इमेज है वो बहुत जो है उनके करप्शन के इल्ज़ाम लगे, तो लोगों ने उनके एमएलए को अपने को ये बता दिया कि ऐसा नहीं होता कि अगर हमने आपको जिता दिया और आप अपना घर भरने लगे कि हम आपके साथ ही रहेंगे। पर भगवंत बाजी, लोग कहेंगे कि संगरूर क्योंकि आप 2 बार जीत चुके हो तो सेफ सीट पर चले गए भगवंत बाजी। नहीं, कोई भी सीट सेफ नहीं है यहाँ, कोई भी सीट ऐसी नहीं है कि ये सेफ है। तो पार्टी ने कहा कि धुरी से लड़ना है, संगरूर से, क्योंकि मैं 2 बार रिप्रेजेंट कर चुका हूँ संगरूर को पार्लियामेंट में। तो धुरी मेरे लिए ऐसा नहीं है कि मैं कागज़ भरूंगा और जीत जाऊंगा। मैं लोगों के पास जाऊंगा, मैं धुरी के हर एक कले गांव को जानता हूं। एमपी लैड से हमने बहुत डेवलपमेंट वहाँ करवाई तो 9 की 9 सिस्टम है, लेकिन धुरी वाले जरा हटके और अलग से ही प्यार करते हैं। अब जब सब कुछ तय हो गया है, क्लियर हो गया है, तो अब किसका, अब भगवंत मान के पोस्टर छपने शुरू हो जाएंगे या मतलब कैसे बनेगी कॉम्बिनेशन? अरविंद केजरीवाल के नाम पे या दिल्ली मॉडल पे चुनाव जीतोगे या भगवंत मान के नाम पे? हमारी जोड़ी है 1-1 और 2-11, पंजाबी की कहावत है। तो केजरीवाल साहब को बहुत प्यार करते हैं लोग और मुझे भी वो दिल से चाहते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया सोने पर सुहागा। और हम जो है ईमानदार दोस्त, हम दोस्तों की तरह रहते हैं। वैसे सीएम साहब मुझे बहुत छोटा भाई कहते हैं हर वक्त, और मैं उनको बड़ा भाई और फादर फिक्र मानता हूँ। जब भी कोई सलाह लेनी होती है मैं लेता हूँ। और ये जोड़ी जो है ना, जिन लोगों को पसंद आ रही है। और दूसरी तरफ सिद्धू और चन्नी की जोड़ी है, जिसने चन्नी ने कुछ और कहना होता है, सिद्धू ने कुछ और कहना होता है। जो चन्नी ने कहा सिद्धू ने विरोध करना होता है, जो सिद्धू ने कहा चन्नी ने, तो इनकी आपस में नहीं बनती। वो तो कह रहे हैं कि ये सारा जो है ये गुस्सा निकाल रहे हैं प्रधानमंत्री जी हमारे खिलाफ। चलो ठीक है, गुस्सा भी निकाल रहे होंगे, पैसे तो नहीं आप खुद लेके गए होंगे, पैसे तो हैं उनके रिश्तेदारों के घर पे, तो ये तो मानना पड़ेगा ना ये इनको। अपने सामने आप कैंडिडेट किसको को देखते हो? चन्नी साहब को जो मुख्यमंत्री हैं वो देख रहे हो या सिद्धू साहब को देख रहे हो? किसको देख रहे हो अपने सामने के आप कैंडिडेट? देखो, मैं तो गरीबी को चुनौती मानता हूँ, महंगाई को, करप्शन को, बेरोजगारी को, माफिया राज को, और जो खेती है उसको ठीक करना है, स्कूल अस्पताल ठीक करने हैं, इनको चुनौती मान रहे हैं। बाकी इनको तो कांग्रेस भी नहीं मानती,
कांग्रेस कहती है कभी 3 चेहरों से जाएंगे, कभी 2 के, कभी इनकी आपस की जो काटो क्लेश है वो चलता रहेगा। कांग्रेस के वहाँ पे जो मंत्री हैं अब कहने लगे हैं कि चन्नी साहब को मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर देना चाहिए, उसके बाद कुछ फर्क पड़ जाएगा? ये तो उनकी इंटरनल प्रॉब्लम है, हमने तो कर दिया। हमने कर दिया, अब पूरी तैयारी के साथ? पूरी तरीके से। तो अब स्लोगन क्या होने वाला है? अब स्लोगन है कि एक मौका केजरीवाल नू या क्या होने वाला है? एक मौका केजरीवाल नू ते भगवंत मान नू, एक मौका पंजाब नू, एक मौका अपने आप नू। बहुत बहुत शुक्रिया भगवंत बाजी हमसे बात करने के लिए। अब किसको मौका देती है जनता पंजाब की, 10 मार्च को ये हो जाएगा तय। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं इस वक्त, वापस आते हैं, कुछ और खबरें आपको दिखाऊंगा। बढ़िया इंटरेस्टिंग खबरें हैं। एमएलएज जो हैं उनकी क्या दुर्गति हो रही है आजकल, चुनाव में टिकट के लिए क्या क्या करना पड़ता है, वो खबर आपको दिखाते हैं ब्रेक के बाद। देश बैठा टकटकी लगाए, यूपी तिलक किस माथे लगाए, एक से एक महारथी रण में वादों के शस्त्र हैं हर तरकश में। देख समझ यहां हर बात सुन, कल का अपने उत्तर चुन। समझ नीति हवा में बदलाव की, क्या है गणित हर चुनावी दाव की। मील के पत्थर सा खड़ा यूपी के हर मोड़ में, सच्ची खबर बन अफवाहों के जोर में। फर्क डालते तर्क को सुन, कल का अपने उत्तर चुन। देख समझ यहां हर बात सुन, कल का अपने उत्तर चुन। क्योंकि इलेक्शन मतलब टाइम्स नाउ नव भारत। इन एसोसिएशन विद OLX ऑटोज। OLX ऑटोज ही देता है आपकी कार का बेस्ट प्राइस। 16 जनवरी 2021 शुरू हुई दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव और इंडिया ने कोविड को दिया मुंह तोड़ जवाब। केवल 10 महीनों में पूरे किए 100 करोड़ डोजेस और खड़ी की एक ऐसी मिसाल जिसे दुनिया देखती रह गई। कहां से आया इतना जबरदस्त प्रोडक्शन और सप्लाई चेन सिस्टम? कैसे कर दिया इंडिया ने यह कमाल? अगर आप देखें तो 1950s में किए गए एक एक्सपेरिमेंट की कहानी में इन सारे सवालों के जवाब छिपे। जानिए ये और ऐसी बहुत सी कहानियां जिन्होंने इंडिया को दी एक नई राह, एक नई दिशा। कहानी नव भारत की जल्द आ रहा है सिर्फ टाइम्स नाउ नव भारत पर। वेलकम टू लॉटो लैंड और ये कल रात के पावरबॉल विनिंग नंबर्स 11, 43, 61, 15, 55, 10। तो देर किस बात की? It's time to dream bigger. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. Choose power. Choose safety. Choose comfort. Choose clever. Choose what really matters. The new Škoda Kushaq. Škoda. Simply clever. ये टूटा, ये छूटा, ये टूटा। आ गया MYK Laticrete टाइल एडहेसिव। अब टाइल ना टूटेगा ना छूटेगा। OLX ऑटोज ही देता है आपकी कार का बेस्ट प्राइस। क्या बात कर रहे हो? यही कि OLX ऑटोज ही देता है आपकी कार का बेस्ट प्राइस। ये प्राइस नहीं सरप्राइज है। विजिट olxautos.in। सब अच्छी दिख रही हैं यार, कौन सी खरीदूं? ये तो वही बात हुई, 4000 शेयर्स लिस्टेड है, कौन सा लूं? वो तो सबसे आसान है। तुझे 5 पैसा नहीं पता? अब तो सबको पता है। 5 पैसा पर है 4000 स्टॉक्स की रिसर्च, टेक्निकल टूल्स और इन्वेस्टमेंट आइडियाज। डाउनलोड 5 पैसा नाउ। अब तो सबको पता है 5 पैसा के साथ निवेश बिना आसान और लाभदायक भी। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। कोरोना वायरस एब्सेंट। परफेक्ट अटेंडेंट। नीम की शक्ति वाला निमाइल हटाए 100 बीमारी फैलाने वाले जर्म्स। निमाइल घर, शुद्ध घर। हम ही तो हैं जो भरते हैं इन डिब्बों में देश का इतिहास। हर घर पहुंचाते अपनी कला से
खुशियों का एहसास हम ही तो हैं, देश के कारीगर। Amazon से जुड़े 10 लाख सेलर्स का हिस्सा जो मिलकर बनाते हैं Amazon को इंडिया की अपनी दुकान। यार तू सबके डाउट्स कैसे क्लियर कर देती है? क्योंकि एक्स्ट्रा मार्क्स मेरे सारे डाउट्स क्लियर कर देता है। Live classes, doubt solving and unlimited practice tests that leave no question unanswered। अब पढ़ाई के लिए सिर्फ एक्स्ट्रा मार्क्स। विराट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अंबुजा सीमेंट। क्यों ना हम शादी कर लें? शादी? आई लव यू वेरी मच बट आई थिंक वी आर ऑन लेवल 2। ये तो सिर्फ घुमा रहा है। कमिटमेंट करने के लिए करनी पड़ती है सीधी बात, जैसे करता है IIFL फाइनेंस। IIFL गोल्ड लोन, ब्रांच में सोना दो, 5 मिनट में पैसा लो, ज्यादा लोन की रकम, झंझट सबसे कम। IIFL फाइनेंस, सीधी बात। ओ पापा जी 4 रोटी 2 कोल्ड ड्रिंक और दाल सब्जी है? नहीं बस। रोटी क्या कोल्ड ड्रिंक में डुबो के खाएंगे? दाल मखनी और शाही पनीर मसाले MDH की नई पेशकश। मखना MDH के नए मसाले उन्हें पेट पर टापा बांध दिलवाएगा। असली मसाले सच सच MDH। देश बैठा टकटकी लगाए, यूपी तिलक किस माथे लगाए। एक से एक महारथी रण में वादों के शस्त्र हैं हर तरकश में। देख समझ यहां हर बात सुन, कल का अपने उत्तर चुन। समझ नीति हवा में बदलाव की, क्या है गणित हर चुनावी दाव की। मील के पत्थर सा खड़ा यूपी के हर मोड़ में, सच्ची खबर बन अफवाहों के जोर में। फर्क डालते तर्क को सुन, कल का अपने उत्तर चुन। देख समझ यहां हर बात सुन, कल का अपने उत्तर चुन। क्योंकि इलेक्शन मतलब टाइम्स नाउ नव भारत। आजमगढ़ से चुनाव नहीं लड़ेंगे अखिलेश यादव। मैनपुरी के करहल से चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश, सपा जिला संगठन ने भेजा प्रस्ताव। लखनऊ में पन्ना यादव का जोरदार स्वागत। एयरपोर्ट पर उमड़ा समर्थकों का हुजूम। बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार पहुंची हैं लखनऊ। बहुआ पन्ना के बाद मुलायम के साड़ू भी बीजेपी में शामिल। अखिलेश यादव पर मुलायम को बंधक बनाने का लगाया आरोप। अखिलेश का पलटवार, परिवार तोड़ने की साजिश में जुटी बीजेपी। आज रात 8 बजे नाविका कुमार के साथ सवाल पब्लिक का शो पर देखिए पूरी डिबेट। मिशन यूपी पर बीजेपी के दिग्गज गृह मंत्री अमित शाह कल करेंगे मेरठ का दौरा। पश्चिम क्षेत्र के उम्मीदवारों को लेकर करेंगे चर्चा। जेपी नड्डा कल कर सकते हैं आगरा का दौरा। पार्षदों के साथ वर्चुअल संवाद में बोले यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, डबल इंजन सरकार में गरीबों को मिल रहा लाभ, भू माफियाओं पर कार्रवाई कर जमीनें कराएं खाली। मुजफ्फरनगर से टिकट न मिलने पर छलका कांग्रेस नेता का दर्द, कैमरे पर फूट फूट कर रोई कांग्रेस जिला सचिव मिराज। उत्तराखंड के लिए बीजेपी की पहले लिस्ट जारी, 70 में से 59 नामों का ऐलान। खटीमा से पुष्कर सिंह धामी चुनाव मैदान में, 10 मौजूदा विधायकों का कटा टिकट। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। गोरखपुर सदर सीट से चुनाव लड़ने का किया ऐलान। सीएम योगी आदित्यनाथ को सीधे देंगे टक्कर। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में पीएम मोदी के सामने बोले अशोक गहलोत, देश में तनाव का माहौल। पीएम ने कहा देश की छवि बिगाड़ने का प्रयास, राजनीति बताकर पल्ला नहीं झाड़ सकते। पाकिस्तान के लाहौर में जबरदस्त ब्लास्ट, 3 की मौत 22 घायल। खबरों के मुताबिक टाइम बम का किया गया इस्तेमाल। In association with Germ Off Surface Cleaner, Germs Off Fragrance On. एक बार फिर उत्तर प्रदेश लिए चलता हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो बार बार लोग बात कर रहे हैं ना कि बीजेपी के लिए मुश्किलात बहुत बढ़ने वाली हैं, किसानों का जो आंदोलन हुआ उसका यहाँ असर दिखाई पड़ेगा, जाटों की राजनीति का असर दिखाई पड़ेगा, उसका एक जीता जाता उदाहरण आपके सामने लेकर आते हैं। क्यों बीजेपी के लिए राह मुश्किल है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जिसको उसने ज़बरदस्त तरीके से फतह किया था। खतौली जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में आता है, एक विधानसभा है, वहाँ के सिटिंग एमएलए देख लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं। ये एक गांव में सभा करने गए
और वहां पर लोगों का इतना जबरदस्त विरोध झेला कि इनको वहां पर बोलने नहीं दिया गया, इनकी रवानगी हो गई वहां से। जनता ये कहती हुई आपको सुनाई पड़ेगी अभी जो आप क्लिप देखेंगे कि एमएलए साहब इस बार जीत के दिखा दीजिए। यही वो डर है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बना हुआ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ये जो एमएलए साहब आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा ज़रा एम्बियंस आपको सुनवाते हैं। ये जो एमएलए हैं वहाँ के विक्रम सैनी साहब, ये वहाँ पर हाथ जोड़ के खड़े रहे, लोगों से कहते रहे कि मेरी बात सुन लीजिए। जनता ने इनको इस बार पूरे तरीके से, जिस गांव में ये गए थे, जिस गांव में ये पहुँचे थे, वहाँ पर जनता ने इनका पूरे तरीके से विरोध करा और इनको वहाँ पर मनवरपुर गांव से भागना पड़ा अंत में। अब ये तो आपने देखा बीजेपी के सिटिंग एमएलए का हाल है। इसी वजह से बीजेपी की नींद हराम है कि वेस्टर्न यूपी में होने क्या वाला है। अब आपको एक और दूसरी खबर दिखाता हूं। जो लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में दिया था, उसमें जो उनका ऐड चला शुरुआत में, उसमें सबसे आगे प्रमुखता से एक लड़की की तस्वीर लगाई गई। इस लड़की का नाम है प्रियंका मौर्य। प्रियंका मौर्य जो कांग्रेस पार्टी के लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे की प्रमुख एक किरदार थी, वो अब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई। अब बताइए, कांग्रेस जो उम्मीद लगाए बैठी थी कि प्रियंका गांधी के पीछे पीछे बहुत सारी महिलाएं भी इस बार गेम चेंजर साबित होंगी, वो महिलाएं बीजेपी में जाना शुरू कर दिया है उन्होंने। आपको पूरी पहले खबर दिखाते हैं। पोस्टर पर दिखती थी, रैलियों में जाती थी, पार्टी का प्रचार करती थी, कार्यकर्ताओं से मिलती थी, नारा देती थी, लड़की हूं लड़ सकती हूं, लड़की हूं लड़ सकती हूं। लेकिन कांग्रेस की पोस्टर गर्ल ने कांग्रेस से ही लड़ाई कर दी और हाथ मिलाया धुर्र विरोधी भारतीय जनता पार्टी से। और पार्टी ज्वाइन करते ही कांग्रेस पार्टी पर तीखा वार कर दिया। स्लोगन दिया गया था कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन आज ये डॉक्टर प्रियंका मौर्य कहेगी कि लड़की है, लड़ने का हुनर रखती है, मेहनत भी किया, रिजल्ट्स भी टॉप पे आए, लेकिन मुझे लड़ने का मौका नहीं दिया गया। अब पोस्टर गर्ल बीजेपी में गई तो कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लगी। तो संभाल के अपने पास नहीं रख सकती है तो प्रदेश कैसे संभालेगी? सवाल ये और कहा जा रहा, कहा नहीं जा रहा, इससे नहीं। गलत सवाल है, गलत सवाल है। गलत सवाल इसलिए है क्योंकि हमें किसी को संभाल के रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि पोस्टर गर्ल को ही पार्टी छोड़कर जाना पड़ा। खुद प्रियंका मौर्य से ही सुनिए क्या वजह बता रही है। डॉक्टर हूँ, समाज सेविका हूँ, पिछले 5 साल से समाज सेवा कर रही हूँ और इसी विजन के साथ मैंने बीजेपी ज्वाइन किया है कि मेरे रिसोर्सेज बढ़ेंगे, मेरे हाथ बढ़ेंगे, मैं लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद कर पाऊंगी राष्ट्र हित में, और इसी विजन के साथ मैंने आज भाजपा ज्वाइन की है। समाज के लिए काम करना है, काम करने का दायरा बढ़ाना है, ये सब तो ठीक है, सारे नेता बोलते हैं, लेकिन असल सवाल तो इसके बाद आया। मेरी कोई टिकट की बात नहीं हुई है। मैं इस उपदेश से मैंने राजनीति में कदम नहीं रखा था। मैंने बताया आपको कि मेरा उपदेश है समाज की सेवा करना, लेकिन कांग्रेस में मैं लगी हुई थी। मुझे वहाँ निर्देश दिया गया था कि आप मेहनत करिए और आपको उसका फल मिलेगा। कुल मिलाकर प्रियंका मौर्य कह रही है कि टिकट की लालच नहीं है, लेकिन यहाँ उनका एक पुराना बयान सुना देते हैं। तो दावेदार होगा उसको मौका मिलेगा। तो मैं अपनी विधानसभा में पूरी लगन से, पूरी मेहनत करती रही, लोगों को मदद करती रही, कांग्रेस का प्रचार प्रसार करती रही, लेकिन ये टिकट पहले से ही डिसाइडेड थी। टिकट मिलेगा या नहीं ये तो चंद दिनों में साफ हो जाएगा, लेकिन 3 महीने पहले ही राजनीति में आने वाली और 3 महीने में ही पार्टी छोड़ने वाली प्रियंका मौर्य से एक सवाल है कि राजनीति में आने का उनका असल उद्देश्य क्या है? चुनाव लड़ना या जनता की सेवा करना? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। अब ये बड़ी मजेदार बात होगी,
देखना कि भारतीय जनता पार्टी ने इनको टिकट प्रॉमिस किया या नहीं। अगर टिकट नहीं मिलता तो क्या भाई बीजेपी भी छोड़ देंगी?